तो आपने इस वीडियो पे क्लिक किया है, इसका मतलब आपके अटेम्प्ट्स कहीं ना कहीं 50 के आसपास या उससे कम है। क्या करना चाहिए? थोड़ा शांति से सुनना, 5-7 मिनट का छोटा सा डिस्कशन रखूंगा क्या करना चाहिए, और फिर उसके बाद एक डिसीजन पर आता है, एक ओपिनियन, एक कंक्लूजन पर आता है, और फिर उसके हिसाब से हम अपने आगे की जर्नी तय करते हैं। तो बिना टाइम गवाए सीधा मुद्दे पर आता हूं, सिर्फ 3 पॉइंट्स को लेकर बात करूंगा, नीचे से ऊपर तक शुरुआत करूंगा। सबसे पहले ये चीज आपको ध्यान रखने की जरूरत है यार, एसबीआई क्लर्क की वैकेंसीज 5200 कुछ तो थी, और उसके लिए लाखों लोगों ने एप्लीकेशंस करे थे। अब आपने कितनी भी शिद्दत से पढ़ाई क्यों ना करी हो, है ना, आपने कितने भी शिद्दत से पढ़ाई क्यों ना करी हो, अब उन लाखों में से 5000 अगर चुनने हैं तो पढ़ाई करने वाले, एकदम सिंसियरली पढ़ने वाले कुछ ना कुछ इस बार रह जाएंगे। तो सबका अटेम्प्ट फर्स्ट, सबका सिलेक्शन फर्स्ट अटेम्प्ट में नहीं होता। मैक्सिमम मतलब बहुत सारे स्टूडेंट्स ऐसे हैं जो फर्स्ट अटेम्प्ट में निकाल लेते हैं, बट मैक्सिमम स्टूडेंट होते हैं जिनका पहला अटेम्प्ट अच्छा नहीं जाता। अब डिपेंड करता है कि आप उससे क्या सीखते हो। अगर आपका ये पहला ही अटेम्प्ट है एसबीआई क्लर्क का, और आप कहीं ना कहीं 50 के आसपास गए हो, तो यहां पर आपको ईमानदारी से अपने आप को कुछ सवाल पूछने की जरूरत है। आप किसी की मत सुनना, मैं यहां पे खड़े रह के आप लोगों को क्या बता रहा हूं कि ये कर तू वो मत कर, ये किसी की नहीं सुनना। अब कुछ सवाल अपने आप से पूछना, उन सवालों का जवाब आपको क्या मिलता है ये देखना, और फिर उसके बेसिस पे आप अपना खुद का अगला डिसीजन ले लेना। सबसे पहला सवाल, आपने जितने भी टाइम से पढ़ाई करी है, आपका ये पहला दूसरा कोई भी अटेम्प्ट हो, क्या आपने अपना 100% दिया है? अगर आपने अपना 100% दिया है और 100% देने के बावजूद आप इस तक पहुंचे हो, तो क्या आप थोड़ा सा और टाइम दे दोगे तो इसमें 20 से 25 मार्क्स जोड़ सकते हो? ये आपको अपने आप से पूछना है, ये और कोई नहीं बता सकता आपको। आपने अभी तक सिलेबस देखा हुआ है, आपने अभी तक क्वेश्चंस देखे हुए हैं, आपने अभी तक जो लेवल की तैयारी करी है वो लेवल देखी है, एग्जामिनेशन में आने वाले क्वेश्चन का लेवल आपने देखा है, तो आपको ओवरऑल बहुत सारी चीजों का आइडिया आ गया है। तो आपको अब ये पूछना है, अगर आपने अपना 100% दिया है ऐसा आपको लगता है, तो अपने आप से ये पूछना है, अगर मैं इसको थोड़ा सा टाइम और दे दूं तो क्या मैं इसमें 20 से 25 मार्क का इजाफा कर सकता हूं? अगर आपको जवाब आता है हाँ, आप समझदार हो, आपको क्या डिसीजन लेना है। अगर आपको लगता है यार नहीं, मैं और कितना भी टाइम दे दूं, नहीं इससे अच्छा मैं कर ही नहीं सकता, अगर आपको ऐसा लग रहा है, तो भी आप समझदार हो कि आपको क्या डिसीजन लेना है ना। तो बस ये छोटी सी चीज कि पहले अटेम्प्ट में सिलेक्शन नहीं होता, बट यस, पहले अटेम्प्ट में जो गलतियां होती है उन गलतियों से अगर हम सीखते हैं तो डेफिनेटली आगे बहुत सारे चांसेस है। एसबीआई क्लर्क का एग्जामिनेशन हो गया, आईबीपीएस क्लर्क का आ रहा है। अब आईबीपीएस क्लर्क में अगर आपने वो गलतियां नहीं दोहराई जो एसबीआई क्लर्क में करी थी, चांस है ना सर? हाँ, एसबीआई ही ड्रीम है, बहुत अच्छी बात है, एसबीआई के अलावा किसी भी बैंक में नहीं जाना, बहुत अच्छी बात है सर। पर मैं क्या कह रहा हूं ना यार, बेरोजगारी तो खत्म करो जिंदगी से, जिंदगी से बेरोजगारी तो खत्म करो। आईबीपीएस क्लर्क, हाँ, 35-40 हजार की जॉब है सर, पहली सैलरी 35-40 हजार है, तो उस एग्जामिनेशन के लिए सिंसियरली पढ़ो, जो आपने ऑलरेडी पढ़ा है उसी रिदम को, उसी टेम्पो को आगे बरकरार रखना है, ब्रेक मत आने देना इस प्रोसीजर में, है ना। अगर आप आज 50 तक पहुंचे हो, इवन जो सिलेक्टेड कैंडिडेट्स हैं, बहुत से सिलेक्टेड कैंडिडेट्स हैं जिनका पहले एग्जामिनेशन में 22, 25, 23 ऐसे नंबर आए थे, अब 22, 25, 23, 20, 35, 40 ऐसे नंबर से सिलेक्शन लेके आज वो बैंक में बैठे हैं। क्यों? यही प्रोसीजर है। क्या गलतियां होती है, उन गलतियों से सीखना है और उन गलतियों को खत्म करना है ना। और एक सबसे इंपॉर्टेंट बात क्या है, बैंकिंग एग्जाम का स्पेशलिटी ये है सर, आपने अभी एसबीआई क्लर्क के लिए जो पढ़ा है, सारी एग्जैक्टली वही सारी चीजें, वही सारा लेवल, वही सारा पैटर्न, वही सारी वैरायटी आईबीपीएस क्लर्क में देखने को मिलनी है। अब वही सारी चीजें, वही सारा पैटर्न, वही सारी वैरायटी आपको आरआरबी क्लर्क में देखने को मिलनी है। थोड़ी बहुत चीजें इधर उधर होके आरआरबी पीओ में भी वही चीजें आनी है। तो आप जब एक सिलेबस अच्छे से कर लेते हो ना, कम से कम 6 एग्जामिनेशन आप एक साल में उसी सिलेबस के ऊपर देते हो, कम से कम 6, तो यार एक बार वो सिलेबस अच्छे से पढ़ लिया, ठीक है, इस बार एसबीआई में नहीं हुआ, जिस किसी में भी होता है, आईबीपीएस क्लर्क है, आरआरबी पीओ आएगा, आरआरबी क्लर्क आएगा, जिस किसी में भी सिलेक्शन होता है, सिलेक्शन लेके बैंक में घुस जाओ। हाँ, अगले साल एसबीआई फिर मौका देगा, पीओ भी आएगा, क्लर्क भी आएगा, तब आप अपना, अपने अंदर की कमियां दूर करके फिर से एग्जामिनेशन के लिए अप्लाई करना, है ना। अब
ये तो मैंने आप लोगों को बता दिया कि यार आप अगर 50 तक पहुंचे हो और आपको लग रहा है कि यस मैं अगर ईमानदारी से, यहाँ पर बी ऑनेस्ट विद योरसेल्फ, इसलिए मैंने क्या कहा, मैं आपको नहीं बता रहा हूं कि आप क्या करो, आप किसी और की भी मत सुनना, आप अपने दिल की सुनना बस। अगर आपका दिल कह रहा है कि हाँ तू थोड़ा टाइम और दे दे और तू यहां से आगे जाएगा, और अगर आपका दिल समझ ही नहीं पा रहा है क्या करना है कैसे करना है, तो फिर भैया कंफ्यूजन के साथ किसी भी जंग में उतरने का नहीं, एक ही नियम है, कंफ्यूजन किसी भी जंग में हमें जीत नहीं दिलाएगी। उतरोगे क्लैरिटी के साथ उतरना, आपको आने वाली आईबीपीएस क्लर्क में, उसमें नहीं तो आरआरबीपीओ में, उसमें नहीं तो आरआरबी क्लर्क में, उसमें नहीं तो नेक्स्ट टाइम जो भी एग्जामिनेशन आएगी उसमें, है ना। पर अगर आप एक बिगिनर हो, आपने अभी अभी जस्ट शुरुआत करी है और अभी आप ये 50 मार्क देख के डर गए हो, तो मैं आपको थोड़ा सा एक चीज सजेस्ट करना चाहूंगा, एक सीजन ईमानदारी से पढ़ के देखना, है ना। मतलब क्या होता है, देखो बैंकिंग एग्जामिनेशन की जर्नी में ना बहुत सारे लोग एक एग्जामिनेशन दे के देखते हैं, रिजल्ट नहीं आया छोड़ देते हैं। अब छोड़ना या पकड़े रहना ये हर किसी के अपने अपने सिचुएशन पर डिपेंड करता है, उसमें सही या गलत मैं कुछ नहीं बोलूंगा। अगर आपने अपने सिचुएशन के हिसाब से छोड़ दिया एब्सोल्युटली फाइन, अगर आपने अपने सिचुएशन के हिसाब से पकड़ रखा है तब भी ठीक है। पर मेरा क्या मानना है पता है, अगर यार एक ही सिलेबस पढ़कर हमें एक साल में मिनिमम 6 अपॉर्चुनिटीज मिल रही है और कम से कम 25-30 हजार वैकेंसीज उन 6 एग्जामिनेशन में होती है, कम से कम 25-30 हजार वैकेंसीज कम से कम उन 6 एग्जामिनेशन में होती है, अगर ऐसा सिनेरियो है सर, तो फिर एक सीजन हमें एटलीस्ट सिंसियरली पढ़ना चाहिए। एक सीजन मतलब साल के जो भी 6-7 एग्जामिनेशन हो रहे हैं, वो साल के 6-7 एग्जामिनेशन प्रॉपर एकदम सिंसियरली पढ़ाई करके दो। अब उसके बाद आप डिसीजन ले लो कि आपको एक साल से ज्यादा समय देना है या रुकना है। अगर ईमानदारी से पढ़े हो, बैंकिंग का सिलेबस ज्यादा नहीं है, अगर ईमानदारी से पढ़े हो, अगर सिंसियरली और डिसिप्लिन के साथ मेहनत करी है, अगर पढ़ते वक्त भटके नहीं हो, भटके नहीं हो का क्या मतलब है, भटके नहीं हो का यही मतलब है कि यार जो चीजें एग्जामिनेशन से रिलेवेंट नहीं है उन चीजों में फंस गए। हाँ, दिन दिन भर यूट्यूब ही चला रहे हो, सुबह से लेकर रात तक सिर्फ यूट्यूब पे पड़े हुए हो, सिर्फ लेक्चर्स देखे जा रहे हो, कहीं पेड सब्सक्रिप्शन ले लिया है मान लो, कहीं का भी, है ना, कहीं का भी एज इन किसी भी जिस प्लेटफॉर्म से आप पढ़ रहे हो उस प्लेटफॉर्म का पेड सब्सक्रिप्शन ले लिया है और सिर्फ लेक्चर्स ही देखे जा रहे हो, ये गलत डायरेक्शन है। सिर्फ लेक्चर देखने से सिलेक्शन नहीं होता है, परफॉर्मेंस नहीं आती है, ये मैं बहुत टाइम से आपको कह रहा हूं। आप अपना थोड़ा सा इंट्रोस्पेक्शन करना, है ना। गलत डायरेक्शन यही है सर, मैं आपको बहुत बार बता चुका हूं, अगर आप सीख रहे हो तो आपका वीडियो और सेल्फ प्रैक्टिस का ड्यूरेशन 1:1 होना चाहिए। 4 घंटे वीडियो अगर आपने देखा है, 4 घंटे सेल्फ स्टडी होनी चाहिए। अगर आपका सिलेबस कंप्लीट हो चुका है तो आपका वीडियो और सेल्फ प्रैक्टिस का ड्यूरेशन 1:2 होना चाहिए। 1 घंटा वीडियो देख रहे हो, 2 घंटा सेल्फ स्टडी करो। 4 घंटे वीडियो देख रहे हो, 8 घंटा सेल्फ स्टडी करो। अगर ऐसा नहीं हो रहा है तो फिर हमें अगली बार भी रिजल्ट यही मिलना है। आप में जो भी इंप्रूवमेंट आनी है वो लेक्चर देखने से आपको डायरेक्शन मिलेगी, पर उस डायरेक्शन पे काम करना है तो सेल्फ स्टडी काम आएगी, है ना। तो ये थोड़ा सा डायरेक्शन के साथ अपने डायरेक्शन को, अपने स्पीड को सुधारते हुए अगर आप डिसीजन लेते हो कंटिन्यू करना, इट्स ओके। बट अगर आपकी सिचुएशन कहती है कि यार नहीं अब इससे आगे अपने से हो नहीं सकता और आप वहां पर डिसीजन लेते हो, इट्स ओके, है ना। बस ये मुझे कहना है आप लोगों से एक भाई के नाते, जिंदगी में जो भी फैसले लो ना, हमेशा ये सोच कर लो कि आज मैंने अभी जो फैसला लिया है, इस फैसले के लिए आगे चल के मैं किसी और को दोष नहीं दूंगा। मुझे पता है आज मैंने ये डिसीजन लिया है, मुझे प्रिपरेशन कंटिन्यू करना है, मुझे पता है मैं क्यों कर रहा हूं, मुझे प्रिपरेशन रोकनी है, अब इसके बाद मुझे कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स देने ही नहीं है, मुझे पता है मैं क्यों डिसीजन ले रहा हूं। जिंदगी में कोई भी डिसीजन लो, उन डिसीजंस को ये सोचते हुए लेना कि आगे चल के जिंदगी में मैं इन डिसीजंस के लिए किसी और को ब्लेम नहीं करूंगा। ऐसे में हमारे पास सेटिस्फैक्शन रहता है और आपका दिल आपसे सच बात बोल देगा, बस आपको वो शांति से सुननी होगी, है ना। आप इधर तक आए हो, आगे जाने की आपके पास कैपेसिटी है या नहीं है, आप ईमानदारी से इसको इवैल्यूएट कर सकते हो। देखो यहां पे खड़े रह के मैं अगर कुछ भी बोल दूं तो सारी स्टेटमेंट, सारी चीजें सही है और सारी चीजें गलत भी है। आपको प्रिपरेशन कंटिन्यू करना ही चाहिए, मैं बोल दूं सही है ना। क्योंकि ये सुन के कुछ लोग अपने अंदर की कमियां दूर करेंगे तो हो सकता है वो 20 से सिलेक्शन वाली रेंज में जाए। बहुत बार गए हैं, बहुत लोग गए हैं।
पर अगर मैं बोल दूं नहीं आपको प्रिपरेशन रोक देना चाहिए तो वो भी सही है। तो मेरी बोली हुई हर एक बात सही भी है गलत भी है। तो मेरी बात सही और गलत इसको टटोलने से ज्यादा अच्छा है कि आप क्या ईमानदारी से करना चाहते हो। आप क्या ईमानदारी से करना चाहते हो? क्या आपका मन वाकई में कह रहा है कि चल कंटिन्यू कर प्रिपरेशन, मेहनत कर लेंगे एक बार फिर से, तो करना। अगर आपका मन कह रहा है नहीं तो फिर रुक जाना, कोई दिक्कत नहीं है ना। वो कहता है ना सितारों के आगे जहां और भी है, हाँ इश्क के इम्तिहान और भी है। अभी फिलहाल अपना इश्क क्या है? अपना करियर बनाना, यही तो अपना इश्क है और क्या है ना। एक अच्छा सा करियर बनाना है। करियर बनाने के लिए बहुत सारे ऑप्शंस अवेलेबल है। बस जो भी ऑप्शंस चुनो कन्विक्शन के साथ चूज करना, पूरे ईमानदारी के साथ उधर एफर्ट करना और कन्विक्शन और क्लैरिटी के साथ मैदान में उतरना। दैट्स इट। ठीक है, अब मुझे जितना बोलना था मैंने बोल दिया। अब मैं क्या करने वाला हूं, जो लोग क्लियर हो चुका है जिनको कि यस मुझे आगे आने वाले एग्जाम्स के लिए प्रिपरेशन करना है ना, तो उन लोगों के लिए सबसे पहले टेलीग्राम चैनल पर जुड़े रहना मेरे साथ। सचिन सर बैंकिंग वाला टेलीग्राम चैनल सर्च करना, सचिन सर बैंकिंग वाला, उधर जुड़े रहना, पहली बात। दूसरी बात, अब इस सेशन में है ना मैं कुछ क्वेश्चंस आप लोगों के साथ डिस्कस करने वाला हूँ, इसके ऊपर ध्यान मत दो। कुछ क्वेश्चंस मैं आप लोगों के साथ डिस्कस करने वाला हूँ जो एक्चुअल एग्जामिनेशन में पूछे गए क्वेश्चंस है। 27 सितंबर की सेकंड शिफ्ट में जो जो क्वेश्चंस आए थे वो क्वेश्चंस एक बार हम लोग देखने वाले हैं। ठीक है, अब आप ये क्वेश्चन सॉल्व करके एक बार थोड़ा सा आइडिया ले लेना यार, क्या ये मेरे से वाकई में ना बनने जैसा था? हाँ, मैं 27 सितंबर सेकंड शिफ्ट, अगर किसी की तैयारी अच्छी है, किसी की तैयारी अगर अच्छी है, उसने ईमानदारी से, देखो मैं ये बार बार बोलता हूं कि जो आपको प्रैक्टिस करा रहा हूं, चाहे बैचेस में आपको पढ़ा रहा हूं, जो भी बैचेस में कॉन्सेप्ट आपको बता रहा हूं, या फिर यूट्यूब पे जो भी प्रैक्टिस करा रहा हूं, उसके बाहर पेपर में कुछ जाता नहीं है और वैसा ही हो रहा है, उसके बाहर नहीं जाएगा, है ना। क्योंकि बहुत टाइम से इन एग्जामिनेशंस को ऑब्जर्व कर रहा हूं, है ना। तो वो सारी की सारी चीजें आप लोगों के पास पहुंचाने का काम मैं ऑलरेडी कर रहा हूं। अब आप में से किसी ने सिंसियरली सारी चीजें फॉलो करी है तो 27 सितंबर की सेकंड शिफ्ट में मिनिमम 27 मार्क्स तो आने ही चाहिए थे। मैं मार्क्स बोल रहा हूं, अटेम्प्ट की बात नहीं कर रहा हूं, मिनिमम बोल रहा हूं। और अगर कोई ज्यादा खूंखार है तो 32-33 उसके लिए आराम से आने वाले मार्क्स थे। क्यों? अब आप ही देख लो, है ना। सारी पजल्स में डिस्कस कराऊंगा, ऑर्डर एंड रैंकिंग का एक क्वेश्चन है वो भी डिस्कस करते हैं। ठीक है, ऑर्डर एंड रैंकिंग का क्वेश्चन क्या बोला है? 6 स्टूडेंट्स ने अलग अलग मार्क्स सिक्योर करे। ये थोड़ा सा ट्रिकी क्वेश्चन था। ट्रिकी उन लोगों के लिए था जिन लोगों ने ध्यान नहीं दिया है ना। सेम चीज मैं आपको यूट्यूब पे भी प्रैक्टिस करा चुका हूं, सेम चीज मैं आपको बैच में भी बता चुका हूं। क्या है ट्रिकी वाला पार्ट देख लेते हैं। 6 स्टूडेंट्स एग्जामिनेशन में अलग अलग मार्क्स सिक्योर किए हैं। अब ये एग्जैक्टली मुझे याद नहीं है कि एग्जैक्ट मार्क था या कुछ और चीज का कंपैरिजन था, किस चीज का कंपैरिजन है एग्जैक्टली याद नहीं, बट ये सारी कंडीशन वैसी ही है, एग्जैक्ट वही कंडीशंस है। ओ का स्कोर एल से ज्यादा है और एम से कम है। ओ का स्कोर एल से ज्यादा है और एम से कम है, कोई दिक्कत नहीं। के का स्कोर ओ से ज्यादा है, जे से कम है। के का स्कोर ओ से ज्यादा है, जे से कम है। एन का स्कोर एम से कम है पर जे से ज्यादा है। जे से ज्यादा एन का स्कोर है और एम से कम है। अगर आपने ध्यान से देखा, सारा सीक्वेंस हमें इधर मिल गया है। सबसे ज्यादा स्कोर एम का था, फिर एन का था, फिर जे का था, फिर के का था, फिर ओ का था, फिर एल का था। खत्म। अब इसको बनाने में मुझे एक बात बताओ, अगर आपकी रीडिंग, हाँ इसमें रीजनिंग लगाने जैसा कुछ था क्या? ये एग्जैक्ट एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन था। अगर आपकी रीडिंग अच्छी है तो इसको बनाने के लिए 40-50 सेकंड बहुत होते हैं, रीडिंग अच्छी है तो। जिसका स्कोर तीसरा सबसे कम है वो 60। तो यार अब इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए जो नॉलेज चाहिए वो नॉलेज तो आपके पास है ऑलरेडी, है ना। बस अब हमें क्या करना है ना, टारगेटेड प्रैक्टिस करनी है। प्रैक्टिस टारगेटेड का क्या मतलब है? जो एग्जाम में आ रहा है सिर्फ वही प्रैक्टिस करो और इधर उधर की चीजें प्रैक्टिस मत करो। प्रैक्टिस के लिए इधर उधर भटको मत। रिसोर्सेज फाइनल करके उन रिसोर्सेज के साथ लगे रहो। कौन से रिसोर्सेज फाइनल करने? जो आपको अच्छे लगते हैं। मैं कोई कुछ नहीं बताऊंगा, आपको जो रिसोर्सेज अच्छे लगते हैं वो फाइनल करो। बट जो भी रिसोर्सेज फाइनल कर रहे हो ना, उन रिसोर्सेज के साथ चिपके रहो। रिसोर्सेज बार बार बदलो मत। ठीक। अब सवाल क्या पूछा है? सवाल पूछा है कि अगर एम के मार्क्स 82 है,
तो n के मार्क्स क्या नहीं हो सकते? विच ऑफ द फॉलोइंग कैन नॉट बी द पॉसिबल स्कोर ऑफ n? अब ये ट्रिकी उन लोगों के लिए था जिन लोगों ने ये वाली चीज देखी या समझी थी ही नहीं। ये हम बहुत बार, अगर आपने ऑर्डर एंड रैंकिंग वन शॉट यूट्यूब पर देखा है, उसमें ये चीजें कवर कराई है, प्रैक्टिस सेशंस में भी ये चीजें कवर कराई है, साथ ही साथ में ये चीजें बैचेस में तो बहुत पहले ही कवर कराई है ना। तो अब हमारा दिमाग आमतौर पे कैसा काम करता है कि n का स्कोर वो नहीं हो सकता जो 82 से ज्यादा है, या फिर n का स्कोर वो नहीं हो सकता जो 60 से कम है ना। तो 60 से कम और 82 से ज्यादा हमारे पास एक भी ऑप्शन नहीं है। जो 60 से छोटा हो और 82 से बड़ा हो, एक भी नहीं, है ना। पर थोड़ा सा ध्यान से अगर हम देखेंगे तो ऑप्शन बी हमें दिखता है 61। तो यहां पर आंसर होगा कि n का स्कोर 61 नहीं हो सकता। क्यों 61 नहीं हो सकता? अगर n 61 हुआ और k 60 हुआ तो j का स्कोर 61 से कम और 61 से ज्यादा होना चाहिए था। फ्रैक्शन में स्कोर आएगा, नहीं चलेगा, है ना। तो 61 अगर n का स्कोर ले लिया तो j का स्कोर फ्रैक्शन में आएगा, जो नहीं चलेगा। तो इसका सही आंसर होना चाहिए था बी। और ये कॉन्सेप्ट ऑलरेडी हम डिस्कस कर चुके हैं, इसमें कुछ भी नया नहीं था। सारी क्लासेस अगर आपने चाहे बैच की हो चाहे यूट्यूब की प्रैक्टिस क्लासेस हो, आपने अगर रेगुलर बेसिस पे फॉलो करी है तो ये आपके लिए बिल्कुल भी नई चीज नहीं थी, है ना। तो जिन लोगों ने इज्जत से क्लासेस अटेंड करी थी, ऑर्डर एंड रैंकिंग के इस क्वेश्चन के ऊपर 3 सवाल आए थे जिसमें सिर्फ ये क्वेश्चन ट्रिकी था, बाकी 2 बहुत आसान थे, है ना। तो ये 3 क्वेश्चन 60 से 70 सेकंड में वो आराम से उड़ा दे रहे थे, आराम से उड़ाने लायक। मुझे एक बात बताओ, इसमें तो कुछ दिमाग लगाना था नहीं, सिर्फ रीडिंग था। इसमें बस थोड़ी सी ट्रिकी चीज थी, बाकी 2 क्वेश्चन डायरेक्ट थे। तो 70 सेकेंड्स 3 क्वेश्चंस, क्या चाहिए? 1 मिनट में 3 क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हो आप, है ना। अब ऐसी ही ये ऑड वन आउट का एक क्वेश्चन है। ऑड वन आउट बहुत बार हम लोगों ने देखा है कि सारा का सारा ऑड वन आउट पोजिशनल वैल्यू पर बेस्ड होता है ना। तो क्यू की पोजिशनल वैल्यू 17, एन की पोजिशनल वैल्यू 14, पी की पोजिशनल वैल्यू 16। तो क्या रिलेशन मिला? 17 से 14 -3, 14 से 16 +2। एम का पोजिशनल वैल्यू 13, जे का पोजिशनल वैल्यू 10, एल का पोजिशनल वैल्यू 12, -3 +2। एग्जैक्ट एग्जाम का क्वेश्चन है, सेम एग्जैक्ट यही क्वेश्चन एग्जाम में आया था। आएगा डब्ल्यू का पोजिशनल वैल्यू टी, यू वी डब्ल्यू 23, टी का पोजिशनल वैल्यू 20, वी का पोजिशनल वैल्यू 22, -3 +2। जी का पोजिशनल वैल्यू 7, डी का पोजिशनल वैल्यू 4, एफ का पोजिशनल वैल्यू 6, -3 +2। आई का पोजिशनल वैल्यू 9, ई का पोजिशनल वैल्यू 5, एच का पोजिशनल वैल्यू 8, -4 +3। ऑड वन आउट कौन हुआ? ऑप्शन ई। पोजिशनल वैल्यूज याद रखनी थी बस। अब मुझे एक बात बताओ, 26 लेटर की पोजिशनल वैल्यू इजोटी वाला टेक्निक अगर आप यूज कर रहे हो तो 2-3 दिन से ज्यादा टाइम लगता नहीं है ना। चाय पी रहे हो, नाश्ता कर रहे हो, इधर उधर बट रिवीजन करो उनकी, है ना। बस अब पजल्स देखते हैं एक बार, है ना। पजल्स के पहले ये थोड़ा सा ट्रिकी क्वेश्चन है। अब इसमें ये एग्जैक्ट नंबर मुझे याद नहीं है ना। एग्जामिनेशन में एग्जैक्ट क्या नंबर था मुझे याद नहीं है, बट पैटर्न ऐसा ही था, पैटर्न ऐसा ही था। और ये इधर 5 फिक्स था, बाकी एग्जैक्ट नंबर्स मुझे याद नहीं। क्वेश्चन देखना, समझना। 1 इज सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम ऑल द डिजिट्स विच आर टू द लेफ्ट ऑफ 5। 5 के लेफ्ट में जितने भी डिजिट्स हैं उनसे 1 सब्ट्रैक्ट किया है ना। 3 से 1 सब्ट्रैक्ट किया 2, 1 से 1 सब्ट्रैक्ट किया 1, 1 से 1 सब्ट्रैक्ट किया 0, 7 से 1 सब्ट्रैक्ट किया 6। तो 5 के लेफ्ट में जितने भी नंबर से डिजिट थे उनमें से 1 सब्ट्रैक्ट कर दिया और 2 ऐड कर दिया जो 5 के राइट में है। 5 के राइट में 1 था, उसमें 2 ऐड कर दिया, 0 था उसमें 2 ऐड कर दिया, 7 था उसमें 2 ऐड कर दिया, 6 था उसमें 2 ऐड कर दिया। बीच में 5 के ऊपर कुछ किया था? नहीं किया था, 5 एज इट इज रखा था। ऐसा करने के बाद जो भी नया नंबर बनेगा उसमें कितने प्राइम डिजिट थे? अब इसमें बस एक छोटा सा ट्रिकी पार्ट था, एक्चुअली 2 पार्ट थे। अब 2 प्राइम नंबर है, ये आपको पता होना चाहिए, जो हम बहुत बार मतलब घिसा पिटा कॉन्सेप्ट है। हाँ, मैं तो 50 बार बोल चुका हूं कि 2 प्राइम नंबर है, इकलौता इवन नंबर जो प्राइम है। ये पहली चीज पता होनी चाहिए थी। दूसरा ये दिमाग चलना चाहिए था कि हमने इस 5 के ऊपर कोई ऑपरेशन नहीं किया है और 5 प्राइम नंबर है और 5 को हटाने के लिए क्वेश्चन में कहीं पे बोला नहीं है, तो वो 5 भी कंसिडर करना था। क्वेश्चन में कहीं पर नहीं बोला एक्सक्लूडिंग 5। 5 को छोड़ के कितने प्राइम नंबर्स है बिल्कुल नहीं बोला। क्वेश्चन में हमें 5 भी कंसिडर करना था। तो कितने प्राइम डिजिट्स हमें इधर मिले?
पहला प्राइम डिजिट, दूसरा प्राइम डिजिट, तीसरा, चौथा। तो टोटल प्राइम डिजिट कितने मिले? 4 प्राइम डिजिट मिले, बात खत्म। एग्जामिनेशन में शायद 3 मिल रहे थे, जो नंबर दिया था उस नंबर के हिसाब से एग्जाम में 3 प्राइम डिजिट मिल रहे थे, है ना। वो नंबर एग्जैक्ट याद नहीं है तो उस पैटर्न का क्वेश्चन मैं आपको करा रहा, ठीक। ओके, इसके बाद आते हैं पजल पर। वीडियो पॉज करके ये पजल सॉल्व करने की कोशिश करो। हाँ, जिसका इंजन पूरा गर्म हो गया है ना, पूरा 60 सेकेंड से ज्यादा की पजल नहीं है। 7 लोग मंडे से कुछ ना कुछ हरकतें कर रहे हैं। मंडे, ट्यूसडे, वेंसडे, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे, संडे। एम फ्राइडे, एम कहां था? फ्राइडे था। ओ फ्राइडे के बाद किसी एक दिन पर, तो ओ सैटरडे को हो सकता है या ओ संडे को हो सकता है, ठीक। हाँ, केवल 2 ओ और के के बीच में। ओ के बाद में 2 छोड़ के के नहीं आएगा, पहले आएगा। ओ के बाद में 2 छोड़ के के नहीं जाएगा, पहले आएगा, ठीक। आगे एम ओ से पहले जा रहा है, कोई दिक्कत नहीं है। जे एन के तुरंत पहले जा रहा है, एन के तुरंत पहले जे जा रहा है, और एक इंसान एन और एल के बीच में जा रहा है, ठीक है। एन के तुरंत पहले जे, एन लिया तुरंत पहले जे नहीं, एन लिया तुरंत पहले जे नहीं, एन लिया तुरंत पहले जे। एन और एल के बीच में 1 का गैप, एन लिया जे नहीं, एन इधर लेता हूं, 1 छोड़ के एल नहीं आ सकता, ठीक है। एन इधर लिया, एल नहीं आएगा, पर एल इधर आ सकता है, एन जे एल, ओके। अब इसमें ओनली 1 पर्सन गोज बिटवीन एन एंड एल, ओके। जस्ट अ सेकेंड, इसमें आई गेस एक लाइन छूट गई है, लेट मी चेक। एक लाइन इसमें मिसिंग है, जस्ट अ सेकेंड। ओके, तो इसमें पॉइंट ऐसा था कि एक आखिरी इंसान जो पी बचा है वो पी सैटरडे या संडे को नहीं जा रहा है, ऐसा कोई एक पॉइंट था। तो यहां पर पी सैटरडे को नहीं जा रहा है, ये हम अगर कंसिडर कर लेते हैं, ये शायद टाइपिंग करते वक्त छूट गया है टाइपिस्ट से, ठीक है। तो पी सैटरडे को नहीं जा रहा है, ये केस कैंसिल हो जाएगी, इसमें और कोई चॉइस थी नहीं, ठीक है। तो पी जाएगा संडे को और सॉल्यूशन हमें मिल जाएगा। अब मुझे एक बात बताना, अगर आपका रीडिंग अच्छा है तो ये इंफॉर्मेशन सॉर्ट आउट करने के लिए क्या आपको 2 मिनट से ज्यादा टाइम लगता? सर ये 2 मिनट का क्वेश्चन, 2 मिनट में इसके ऊपर पूछे गए 5 सवालों के आंसर्स हो सकते थे। बस रीडिंग अच्छा होना चाहिए। रीडिंग अच्छा कैसे होगा सर? जब YouTube पे प्रैक्टिस सेशंस कराए जाते हैं तो प्रैक्टिस सेशंस में यही टाइप की लैंग्वेज, यही टाइप के क्वेश्चंस बार बार डिस्कस होते हैं। तो जब सेम चीजें आप बार बार सॉल्व करते हो, बार बार रिवाइज होती है, तो आप उनमें प्रो बनते जाते हो। तो इसीलिए मैं कहता हूं कि ये जो YouTube पर क्लासेस लेता हूं, प्रैक्टिस क्लासेस, है ना, आपने कॉन्सेप्ट कहीं से भी पढ़े हो, कॉन्सेप्ट कहीं से भी पढ़े हो, आप जब तक सिलेक्ट नहीं होते तब तक YouTube की प्रैक्टिस क्लासेस मिस मत करना। कोई भी प्रैक्टिस क्लास मैं YouTube पे लेके आ रहा हूं, अगर आपका सिलेक्शन नहीं हुआ है वो क्लास आपको अटेंड करनी ही करनी है। बस एक सिंपल छोटा सा रूल बनाना है। अब बहुत बार क्या होता है, सर यार ये तो पता है, ये इतना इजी है, बट ये क्यों इतना इजी करा रहे हो? बट ये एग्जामिनेशन के लिए अगर वही चीजें आपकी बार बार प्रैक्टिस हो रही है तो वो खट 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 क्लिक होते जाता है और ये क्वेश्चन 60-70 सेकंड में आप उड़ा दोगे। समझ में आ रहा है? ठीक है। अब ये एक अगली पजल देखना। अगली पजल क्या थी? डबल रो वाली पजल थी, है ना। वीडियो पॉज करके सॉल्व करना, मैं इसको डिस्कस कर रहा हूं। 2 लाइन में 10 लोग बैठे थे, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5। PQRST रो 1 में साउथ में देख रहे थे, रो 1 में PQRST साउथ में देख रहे थे, बाकी लोग रो 2 में नॉर्थ में देख रहे थे। लेस देन 2, अब ये वाला नंबर अगर आपको क्लियर हो गया, लेस देन 2, 251 रूल्स अगर देखा है, बहुत डिटेल में डिस्कशन सारे यूनिवर्सल कॉन्सेप्ट में किया है। लेस देन 2, मोर देन 2, लेस देन और इक्वल टू 2, नॉट ग्रेटर देन और इक्वल टू 2, सारे परम्यूटेशन कॉम्बिनेशंस डिस्कस करे, है ना। तो 251 रूल जिसने भी देखा होगा उसको ये हट से क्लिक हुआ होगा और फट से 2 पॉसिबिलिटी करी होगी। लेस देन 2, 2 से कम मतलब 1 या 0, 2 से कम मतलब या तो 1 नहीं तो 0। तो कंडीशन क्या थी? क्यू के लेफ्ट में या तो 1 होगा नहीं तो 0 होगा, क्यू के लेफ्ट में 0, क्यू के लेफ्ट में 1, 2 पॉसिबिलिटीज बना ली, बात खत्म। हाँ, केवल एक इंसान जो क्यू को फेस कर रहा है और डी के बीच में,
क्यू को जिसने भी फेस किया उसके और डी के बीच में एक, क्यू को जिसने भी फेस किया उसके और डी के बीच में एक इंसान। जितने भी लोग डी के भी लेफ्ट में बैठे हैं उससे एक ज्यादा सी के राइट में बैठे हैं। डी के लेफ्ट में जितने भी लोग थे उससे एक ज्यादा सी के राइट में। अब ये कंडीशन उन लोगों को बिल्कुल परेशान नहीं करी होगी जिन्होंने 251 रूल्स अच्छे से कंप्लीट करे हैं। सारे परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन इसके हम लोग डिस्कस कर चुके हैं 251 रूल्स में। एग्जैक्ट यही लाइन थी एग्जाम में, एग्जैक्ट सेम लाइन सेम पजल, है ना। तो डी के राइट में 2 आ गए तो सी के लेफ्ट में 1 होना चाहिए था। डी के राइट में 3 आ गए तो सी के लेफ्ट में 2 होने चाहिए थे। ठीक, तो डी और सी दोनों केसेस में फाइनल हो गया। आगे टी सेकंड राइट में जो सी को फेस कर रहा है, ठीक है। ऐ रुको, सी की पोजीशन इधर, डी के लेफ्ट में 2 थे, डी के लेफ्ट में 2 थे तो सी के राइट में 1 होना चाहिए। सी के राइट में 1 यानी सी इधर आ जाएगा। डी के लेफ्ट में 1 था, डी के लेफ्ट में 1 था तो सी के राइट में कितना होना चाहिए था? सी के राइट में 0 होने चाहिए थे, यानी सी इधर आ जाएगा। डी के लेफ्ट में 1, डी के लेफ्ट में 1 तो सी के राइट में 0। सी के राइट में जो भी होगा उसमें 1 ऐड करने के बाद डी के लेफ्ट वाला नंबर मिलना चाहिए। अगली कंडीशन क्या थी? टी उसके दूसरे राइट में जो सी के सामने, सी के सामने जो भी है उसका दूसरा राइट टी, सी के सामने जो भी है उसका दूसरा राइट टी। सी के सामने जो भी बैठा दूसरा राइट टी, सी के सामने जो भी बैठा दूसरा राइट टी। ओके, पी टी का तुरंत लेफ्ट है, टी का तुरंत लेफ्ट पी नहीं ले सकता, केस कैंसिल। टी का तुरंत लेफ्ट पी। आगे ए तीसरे लेफ्ट में जो एस को फेस कर रहा है, एस इधर लिया, उसके सामने जो भी है तीसरा लेफ्ट ए नहीं, एस इधर लेना पड़ेगा, उसके सामने जो भी है पहला दूसरा तीसरा लेफ्ट ए और बी पड़ोसी नहीं थे, बी इधर आ जाएगा। सारे लोग हो चुके, इधर ई आ जाएगा, इधर आर आ जाएगा, सॉल्यूशन मिल गया। बोल बोल के कितने टाइम में सॉल्व किया? अब बिना बोले क्या इसको आप अगर पूरे जोश में आते हैं तो 70-80 सेकेंड से ज्यादा टाइम लेते? बिल्कुल नहीं। रीडिंग बस अच्छा होना चाहिए था। और इसमें एक भी लाइन, एक भी कॉन्सेप्ट ऐसा नहीं है जो 251 रूल के बाहर है। सारी की सारी चीजें 251 रूल में ऑलरेडी कवर्ड है ना। तो ये चीज हो गई। उसके बाद यहां पर एक बॉक्स वाली पजल थी, सॉल्व जिनको करनी है वीडियो को पॉज कर लो, मैं डिस्कस कर रहा हूं। अब ये भी बहुत प्यारी पजल थी, 8 बॉक्सेस एक के ऊपर एक, 8 बॉक्सेस एक के ऊपर एक, केवल एक बॉक्स आर और वी के बीच में, केवल 3 बॉक्सेस डब्ल्यू और वी के बीच में। आर और वी के बीच में केवल एक बॉक्स, वी और डब्ल्यू के बीच में केवल 3 बॉक्सेस। क्यू डब्ल्यू के तुरंत नीचे, डब्ल्यू के तुरंत नीचे क्यू, वी डब्ल्यू के ऊपर है कहीं तो, अच्छा वी डब्ल्यू के ऊपर, तो इधर ही कंफर्मेशन मिल गई सर, वी के नीचे 3 छोड़ के डब्ल्यू, कंफर्म था ये। वी के नीचे 3 छोड़ के डब्ल्यू, डब्ल्यू के तुरंत नीचे क्यू। अब इसमें 2 पॉसिबिलिटीज थी सर। क्या 2 पॉसिबिलिटीज थी? वी और आर के बीच में जो 1 का गैप था, वी के नीचे 1 छोड़कर आर ले सकता था, या फिर वी के ऊपर 1 छोड़कर आर ले सकता था। 8 बॉक्सेस थे, इधर 8 के 8 हो गए, 3 6 8, इधर 6 हो गए, कोई दिक्कत नहीं। अब हमारे पास जानकारी क्या है? अब हमारे पास जानकारी है केवल 2 बॉक्सेस टी और यू के बीच में, टी और यू के बीच में केवल 2 बॉक्सेस। ओके, पी टी के तुरंत ऊपर है, टी के तुरंत ऊपर पी है। अब टी इधर ले लिया तुरंत ऊपर पी नहीं, टी इधर ले लिया तुरंत ऊपर पी नहीं। अगर टी इधर लेता हूं, 1 और 2 छोड़ के यू नीचे नहीं, 1 और 2 छोड़कर यू ऊपर नहीं, है ना। तो टी इधर आना चाहिए था, टी के तुरंत ऊपर पी इधर आ जाएगा, 1 और 2 छोड़कर यू नीचे नहीं आएगा, 1 और 2 छोड़कर यू ऊपर चला जाएगा, यू फाइनल हो जाएगा। सॉल्यूशन हमें इसमें ही मिल गया है। अब इधर इधर सिनेरियो क्या था? बचे हुए दोनों बॉक्सेस या तो ऊपर आते या नीचे आते। अब टी के तुरंत ऊपर पी, टी इधर लेता 1 और 2 छोड़कर यू नहीं आता, टी इधर लेता तुरंत ऊपर पी नहीं आता, टी इधर लेता तुरंत ऊपर पी नहीं आता, टी इधर लेता तुरंत ऊपर पी नहीं आता, टी इधर लेता 1 और 2 छोड़कर यू नहीं आता, टी इधर लेता तुरंत ऊपर पी नहीं आता। केस कैंसिल, खत्म खत्म। ये पजल थी, ये तीनों पजल एग्जाम में पूछी गई पजल थी। अब मुझे एक बात बताओ, इसमें ना समझने वाली कौन सी चीज थी? कोई भी नहीं थी,
है ना, इसमें सारी की सारी चीज़ें एकदम समझने लायक थी और कुछ भी नहीं था। बस अब मैं जैसे शुरुआत में कहा कि अगर आपको लग रहा है कि यार हाँ कर सकते हैं, अगर आपको लग रहा है कि हाँ ये लेवल में अगर टाइम दूंगा तो 20-25 मार्क मेरे और बढ़ सकते हैं, तो आगे कंटिन्यू करना, और कंटिन्यू रहने के लिए सचिन सर बैंकिंग वाला टेलीग्राम चैनल पे जुड़े रहना। दैट्स इट फ्रॉम माय साइड इन दिस सेशन। थैंक यू, टेक केयर, एंड सबसे इंपॉर्टेंट, एंजॉय योर टाइम। बाय बाय।